हेलो एवरीवन। हम आपके हिंदी सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेसन था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरा लेसन था आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और भाषा, लिपि और व्याकरण ये आपका फर्स्ट लेसन है और इसका नोट्स आज तैयार करते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण, जैसा कि आपके लेसन के नाम से ही पहले ही पता चल रहा है हमें किसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। पहले तो भाषा। भाषा क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, हमको अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरों को विचारों को समझने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बिना भाषा के हम ना अपने विचार किसी को बता सकते हैं, ना किसी के विचार सुन सकते हैं। तो इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा का डिफिनीशन क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के रूप क्या हैं? तो भाषा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। वैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन ये पूरी तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि ये ना कभी कभी हम संकेत में कुछ और कहना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझता है, या कुछ और वो संकेत में कह रहा है, हम उसका मतलब कुछ और समझते हैं। तो इसको कोई मान्यता नहीं मिलती है। इसलिए मुख्य रूप से दो भागों में हम इसको रख सकते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मुख द्वारा बोली हुई भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात जो भी हम बोलते हैं या सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, या कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, उसमें जो भी कुछ हमें सुनाई देता है, गीत संगीत जो भी सुनते हैं, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। और लिखित भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप से व्यक्ति अपने मन के भाव लिख कर प्रकट करता है या दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है उस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। ये हो गई आपकी बोली की परिभाषा। ऐसे हम नॉर्मल रूप से ये समझते हैं कि भाषा और बोली दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र हमेशा विस्तृत होता है। और भाषा में हम साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं और भी कई तरह के लेख मिलते हैं, अदर चीज़ें मिलती हैं। बोली जो है ये सिर्फ बोलचाल के प्रयोग में आती है। और यही बोली जब इसका रूप विस्तृत होने लगता है, इसमें कुछ क्षेत्रीय साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं या इसका क्षेत्र विस्तृत बढ़ने लगता है, ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने लगती है, तो इसको उपभाषा का नाम दे दिया जाता है। अब उपभाषा का डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे? जब समय पाकर बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उनमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह बोली उपभाषा कहलाने लगती है। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी किसी भी भाषा का की जो वर्ण होते हैं या ध्वनियाँ होती हैं या जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, उन्हें अंकित करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। कुछ भी हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई भी वर्ड है, हम बोल तो रहे हैं, क बोल रहे हैं, ट बोल रहे हैं, ल बोल रहे हैं, कोई भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, लेकिन हम उसको कैसे अंकित करेंगे? हमको कुछ उसके लिए कोई चिन्ह तो चाहिए कि इसको किस तरह से अंकित किया जाएगा, बुक पे, कॉपी पे किस ढंग से लिखा जाएगा। तो इसके लिए हर भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। यही लिपि होती है। तो इसका हम डिफिनीशन इस तरह से लिखेंगे, विभिन्न ध्वनियों को अंकित करने के लिए जिन चिन्हों की व्यवस्था की गई है उन्हें लिपि कहते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है, यह आप जानते ही हैं, मैंने आपको कई बार बताया है इस बात को। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जिस तरह से अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी है, ऐसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। अब हम आपका लास्ट क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वास्तव में वह शास्त्र होता है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप का, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा किस ढंग से बोली जा रही है, कैसे लिखी जा रही है, किसी भी वाक्य को किस प्रकार से लिखना है, ये हम नहीं सही से कर पाएंगे। और कभी कभी व्याकरण के
जानकारी के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए व्याकरण शास्त्र की जानकारी आवश्यक होती है। और इसका हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं व्याकरण को, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं व्याकरण कहलाता है। इसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने व बोलने के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। किसके द्वारा? व्याकरण शास्त्र के द्वारा। व्याकरण के कौन कौन से 3 अंग हैं जो मैंने वर्ण विचार में बताया था? वर्ण, शब्द, वाक्य, ये तीनों वर्ण की शुरुआत होती है। तो यहाँ व्याकरण के 3 अंग भी वही होते हैं। क्या क्या? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये आपके फर्स्ट लेसन का नोट्स आपका कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।